हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पंजाब पीसीएस मेंस के लिए जीएस 1 हिस्ट्री सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। देखिए, पंजाब पीसीएस मेंस आपके इस पेपर के अंदर 7 पेपर आपके लिए जाते हैं टोटल। उसमें सबसे पहला पेपर जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, देन पंजाबी लैंग्वेज, देन एसए। 3 पेपर ये रहते हैं। फिर उसके अलावा आपका जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और 4। और जीएस 1 में एक कंपोनेंट होता है हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री के अंदर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा आपका एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर, मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर और साथ ही में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये सारा आपका पार्ट रहता है। ठीक है जी। तो ये हम कवर करेंगे अपने इसी कंपोनेंट के अंदर। ठीक है जी। तो जो भी आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन रहता है जीएस 1 में, वो हम इन सेशंस में कवर करेंगे। ठीक है। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। चलो शुरुआत करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। चलो शुरुआत करते हैं। हम टॉपिक वाइज चलेंगे। देखो सिलेबस क्या है हिस्ट्री के लिए। देखो हमने क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल तो वैसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके अलावा आपका एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर, एंड देन आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और हाँ, एक कंपोनेंट और है छोटा सा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है। तो ये है। अब और अगर आप देखेंगे ना, मैंने कुछ सेशंस लिए हैं यूट्यूब पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो आप उसमें भी देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ है कि वो सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक बैलेंस्ड वे में लेके चलने की कोशिश करते हैं, और उसी तरीके से उन्होंने पेपर में उसे डाला भी है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इसी बैलेंस तरीके से आगे भी पीसीएस एग्जाम में वो जीएस 1 में हिस्ट्री के पोर्शन को डालेंगे। मैंने ये चीज देखी कि बहुत अच्छे से उन्होंने बैलेंस किया है पीछे। कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया, एक को बहुत कम। थोड़ा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे अप्रोच थोड़ी ज्यादा रहती है, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा होते हैं उनके, लेकिन बाकी सबको बैलेंस करके वो एक बहुत अच्छा बैलेंस पेपर बनाते हैं। ठीक है। सरप्राइजिंगली बट इट इज गुड कि वो बैलेंस पेपर होता है। बच्चों के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर्स आपको पढ़ना है। ठीक है। आपको रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स ये पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर्स हुई तो उसके बाद बाउंड्रीज रीडिसाइड हुई ना कई देशों की। कॉलोनाइजेशन आपको पढ़ना है, डीकॉलोनाइजेशन पढ़ना है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उनके फॉर्म्स और सोसाइटी पे इफेक्ट्स, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके अलावा इंडियन कल्चर में आपको सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, वो पढ़ना है। ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मिड 18 सेंचुरी से लेके प्रेजेंट तक इवेंट्स, पर्सनालिटीज और इश्यूज आपने पढ़ने हैं। सोशल रिलीजियस फॉर्म, मूवमेंट्स, स्पेशल रेफरेंस टू पंजाब, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। ये पंजाब स्पेसिफिक है, ये आपको अलग सेशन में मैम कराएंगे। ठीक है। जिसमें पंजाब स्पेसिफिक सारे वो आपको अलग से कराए जाएंगे। और फ्रीडम स्ट्रगल ये भी है साथ में, और साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ये आपका सिलेबस है हिस्ट्री के लिए। जीएस 1 में ये सारा सेक्शन आने वाला है। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चंस, ये यहां पर क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं। ये जो पेपर है 2020 में ये पूछा गया था, डिस्क्राइब द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका बाय यूरोपियन कॉलोनियल मास्टर्स, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये अब एक ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मिक्स्ड ब्लेसिंग, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री के ये सवाल देख लो आप। ठीक है। और फिर ये 2015 में क्वेश्चन, एनालाइज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर इटालियन यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड मोर बाय कॉन्सेंट देन बाय कॉन्क्वेस्ट, डिस्कस। ये देखो सारे क्वेश्चंस, सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के हर बार एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, 14, 15, 18, 20। ठीक है। तो मैंने कहा था ना, मतलब बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है पेपर्स में। उन्होंने कोशिश की है कि सब चीजों को अच्छे से डालें। ठीक है। अब यूपीएससी के भी पीवाईक्यूज मैंने इसमें फाइल में डाल दिए हैं, ये आपको मिल जाएगी। आप इस सेशन के नीचे पीडीएफ लिंक आप ढूंढ सकते हैं और वहां पे आपको ये मिल जाएगा, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां। ठीक है जी।
पंजाब पीसीएस पीवाईक्यूज में अगर आप आगे देखें, ये देखो कल्चर से क्या क्या पूछा गया। देखो गुप्ता स्कल्पचर पे एक सवाल पूछा गया है 2020 में, पल्लवास पे एक सवाल पूछा गया है। अब ये एंशियंट और कल्चर दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो फिर से संगम एज पे क्वेश्चन पूछा गया है। संगम एज फिर एंशियंट और कल्चर से जुड़ा हुआ सवाल है। जेनिथ ऑफ मुगल पेंटिंग्स, ये मेडिवल और कल्चर से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। उसके अलावा जॉइंट थीम ऑफ मेडिवल एंड कल्चर, ऐसे ही संगम एज जॉइंट थीम ऑफ एंशियंट एंड कल्चर। उसके अलावा आप ये देखिए चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ये भी फिर मेडिवल और कल्चर से जुड़ा हुआ एक जॉइंट टॉपिक, ठीक है। फिर अर्बन कैरेक्टर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, अब ये एंशियंट हिस्ट्री से एक हो गया, एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर से। फिर आगे फिर कल्चर से, एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर से अशोका पिलर एट सारनाथ, शॉर्ट नोट लिखना था, मुगल पेंटिंग्स पे लिखना था। देखो मुगल बहुत स्ट्रांगली रिपीटेड है, जहांगीर पूछा गया है, मुगल आर्किटेक्चर पूछा गया, मुगल पेंटिंग पूछा गया ठीक है। तो और संगम एज भी, ये सब ना आप ये ध्यान रखें कि ये जो रिपीटेड थीम्स है कुछ जो बार बार सवाल पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा आप देखें, ये यूपीएससी वाले मैंने डाल दिया, आप देख लेना, क्योंकि उसी लाइन ऑफ थॉट पे थोड़ा रहता है, ठीक है। क्योंकि उसमें भी जैसे पेंटिंग्स पे सवाल था तो हमारे यहां भी डाला गया वैसे ही, ठीक है। अब पंजाब पीसीएस में आप देखें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, ये देखो एक प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन पे सवाल 2020 में। अब एक अगर मैं इसको कहूं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के बारे में उनकी पॉलिसीज पर एक सवाल था, ये भी 2018 के अंदर। उसके अलावा लाला लाजपत राय का पॉलिटिकल और सोशल अपलिफ्टमेंट में क्या रोल था देश में, तो वो 2015 में पूछा गया। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 2 क्वेश्चंस पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 बल्कि, जवाहरलाल नेहरू को भी ले लूं तो मैं वो भी, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कुछ सवाल डोमिनेट करते रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा गुरुद्वारा रिफॉर्म्स, ये पंजाब के क्वेश्चन है, ठीक है, गुरुद्वारा रिफॉर्म्स हो गया। उसके अलावा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सवाल हो गया। उसके अलावा एक हो गया टू व्हाट एक्सटेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पेव वे फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी, ठीक है। तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। ऑल्दो हम इसे मॉडर्न का हिस्सा मान सकते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, पर फिर भी मैंने एक थीम की तरह से निकाल लिया, पर फिर भी इससे काफी सारे इस थीम पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चन महात्मा गांधी से भी जुड़े हुए हैं, देखो गांधी जी पर नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर गांधीयन मॉडल ऑफ सोशल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा गदर पार्टी उधम सिंह पे क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चन है। सरदार भगत सिंह पे क्वेश्चन पर्सनालिटी रिलेटेड फिर से, ठीक है। फिर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये प्योरली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस से आप देखें, चलो ये तो यूपीएससी में पूछे गए थे, हम यूपीएससी का छोड़ देते हैं। तो अब एक बात देखो कि आपको ना एक बात पे ध्यान देना होगा कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग बनाना होगा। अगर आप रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे, आप ना बहुत सारे जॉइंट ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसमें एक पर्टिकुलर एरा के बारे में नहीं है, एक दूसरे एरा को किसी और एरा से लिंक करके सवाल पूछे गए हैं, और जब वो एराज लिंक किए जाते हैं तो आपको उनके बीच में ट्रांजिशन पता होना चाहिए। आप अगर एक एरा के बारे में पढ़ के चले जाएं और पीछे वाले से आपको क्रोनोलॉजिकल क्या कंटिन्यूएशन है वो आपको नहीं पता, तो आप गलती करेंगे बहुत ज्यादा पेपर में, ठीक है। और इसीलिए हम जो अपना ये कोर्स शुरू करेंगे आज, तो हम अपना जो टॉपिक शुरू करेंगे वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, क्योंकि 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ एक अपराइजिंग शुरू हुई। उसके पीछे रीजन था कि कैसे वो मर्चेंट की तरह भारत में आए, क्या उनकी वो पॉलिसीज रही जिसकी वजह से नाराजगी हुई, और देन इट रिजल्टेड इनटू रिवोल्ट ऑफ 1857। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, 1857 से ही पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो सारी जो चीजें जो रीजन बनी और जो रिवोल्ट का कारण बनी, उसकी पहले ग्राउंड वर्क कहां है, उसका बेस कहां है, वो हम नहीं पढ़ते। यहीं पे गलती होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस का हमें ग्राउंड वर्क ही नहीं पता होता। अब हमें ये नहीं पता उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है,
उसकी परिस्थिति वैसे कैसे बनी तो हमें नहीं पता, यहीं पर गलती होती है। अब इसी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हम शुरुआत ही कहां से करेंगे, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस से। पहली बात कि कहां से यूरोपियंस पहली बार भारत में आए, हमें पता है फर्स्ट यूरोपियंस अगर हम बात करें तो वो थे पोर्चुगीज, एंड वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड इन कैलिकट इन 1498। पहले 100 साल वो उनके ऐसे थे जिसमें दे वर डोमिनेटिंग द ट्रेड ऑफ इंडिया एंड कोस्टल रीजन्स एज वेल, और ज्यादातर कोस्टल ट्रेड उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था या उन्हीं के द्वारा फैसिलिटेट किया जा रहा था, ठीक है। और इंडियन रूलर्स भी somehow they were dependent on Portuguese for overseas trade। बट इसके बाद एक समय ऐसा आया जब कुछ अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से पोर्चुगीज कमजोर पड़ गए भारत में। देन इट वाज द टाइम टू राइज फॉर देयर यूरोपियन नेबर्स। कौन कौन थे उसमें, डच, ब्रिटिश, डेन्स, फ्रेंच, ठीक है। बट आउट ऑफ देम ऑल, इन सब में से सिर्फ एक ही सक्सेसफुल हुए जिसे हम जानते हैं, वो थे ब्रिटिश, ठीक है। तो 1498 में पोर्चुगीज अराइव्ड इन इंडिया, 1602 देन डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेन्स, देन फ्रेंच, ठीक है। ये सीक्वेंस है आपका, ठीक है। और 1757 वो साल जब एक बड़ी बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर, वो एक माइलस्टोन इवेंट बनता है जहां से बंगाल के डोर्स ओपन हो जाते हैं। एक्चुअली वहां से डायरेक्ट तो कब्जा नहीं शुरू हुआ बंगाल में ब्रिटिश का, पर उसके बाद डोर्स ओपन हो जाते हैं उनके, और इसी की वजह से आगे चल के वो एक एक करके टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट शुरू करते हैं। पहले बंगाल को जीतते हैं और फिर उनको वहां से जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो उनको मदद करते हैं बाकी के और टेरिटरीज को जीतने में, और लगातार जो उससे वो पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसकी वजह से वो अपने देश में जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी वो बूंद देते हैं, और जिसकी वजह से उनके पास हमेशा एक्स्ट्रा जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी रहते थे, और इनोवेशंस भी जो है वो उभरने लगती हैं। और ट्रेड को जिस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं वो उन्हें इंडिया में मास्टर्स बनाने के लिए काफी था, ठीक है। हम यहां शुरुआत करेंगे कॉलोनियल रूल से। इंपैक्ट क्या था कॉलोनियल रूल का, अब देखो देखो यूरोपियन कॉलोनियल रूल का क्या इंपैक्ट था। एक बड़ा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब कॉलोनियल रूल भारत में एस्टैब्लिश हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तो उस समय क्या परिस्थितियां थी, ठीक है, और क्या चेंजेस हमें देखने को मिले बाद में, हमें यही तो एनालाइज करना है ना, ठीक है। तो पहले पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा कि एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो उभरा फॉर मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्योंकि इससे पहले जब ब्रिटिश ने इस सीन में अपराइज किया, उससे पहले फ्रेगमेंटेड था भारत। मुगल्स डिक्लाइन कर रहे थे, मराठास राइज करने की कोशिश कर रहे थे पर क्रम्बल डाउन कर रहे थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में वो हारते हैं, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे ऑटोनॉमस रीजन्स उभरे थे, कुछ मुगलों से अलग हुए, कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना ली थी, जैसे मैसूर, त्रवणकोर, सिख हो गए नॉर्थ में, ठीक है। तो ये सब था कि इस समय पर फ्रेगमेंटेड था भारत, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल यूनिफाइड इंडिया नहीं था, ठीक है। उसके अलावा यानी आप ये देखो तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि वो फ्रेगमेंटेड भारत को कहीं पीछे छोड़ के अब इस कॉलोनियल पीरियड में एक यूनिफाइड इंडिया बना, ठीक है। आगे वेस्टर्न लीगल सिस्टम जो था ना वो भी भारत में आया, जैसे ब्रिटिश सिस्टम से इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब डिफाइन हुआ, मतलब क्योंकि ब्रिटिश ये सब लेके आए भारत में, ये सब लागू किया। और इससे जो उससे पहले जो ऐसा था ना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, रजवाड़े थे, सबके अपने आर्बिट्ररी डिफरेंट लीगल सिस्टम्स थे, हर जगह कानून अलग, हर जगह सिस्टम अलग, लेकिन एक यूनिफाइड सिस्टम एस्टैब्लिश किया, कम से कम जुडिशियल और लीगल सिस्टम ब्रिटिश ने भारत में। ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव डिस्कस कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और न्यू सिविल सर्विसेज लेके आए जिसने आप ये कह लो कि नींव रखी बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। उसके अलावा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी देखने को मिला, पॉलिटिकली भी पूरे भारत को यूनिफाई किया ब्रिटिश ने एक हद तक,
हम ये कह सकते हैं। और जो पहले कॉमन रूलर की जो कमी थी वो भी खत्म कर दी एक हद तक। ठीक है, चलो अब यहां नेगेटिव इंपैक्ट देखते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? जो इंडिजीनियस पॉलिटिकल सिस्टम्स थे ना, वो बुरे तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गए, खत्म ही हो गए। जैसे मुगल व्यवस्था पूरे तरीके से खत्म हो गई, ठीक है। और रीजनल प्रिंसली स्टेट्स भी जो हैं वो भी खत्म हो गए, उनको भी वॉर लड़के हरा दिया, मुगलों को भी हरा दिया। और काफी सारे स्टेट साउथ इंडिया के और सेंट्रल इंडिया के, उनको कुछ पॉलिसीज के जरिए, जैसे सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के जरिए अपने अंडर ले आए ब्रिटिश। और इसकी वजह से फिर जो है उनकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो है उनसे छिन गई थी। ठीक है, यानी कि इंडिजीनियस पॉलिटिकल सिस्टम पूरा खत्म हो गया। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट था। भारत में ब्रिटिश ने एक पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो है वो अपनाई। अब कॉलोनियल, देखो हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल एम्पायर के एक ओवरऑल इंपैक्ट की। अब ये शुरुआती रीजन से जुड़ा हुआ, शुरुआती पीरियड से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे क्या हुआ, ब्रिटिश ने भारत में अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए कभी ऐसा किया कि किसी एक कम्युनिटी को फेवरेट बनाया और कभी दूसरी को फेवरेट बनाया, कभी एक को जो है वो रिवॉर्ड दिया, दूसरे को पनिश किया, कभी दूसरे को रिवॉर्ड दिया, पहले को पनिश किया। ये हमेशा करते रहे। जैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो 1850s में जब मुगल रूल खत्म हुआ तो मुस्लिम्स को नौकरियों से में नहीं रखा ब्रिटिश ने ज्यादा, और ज्यादातर उन्हें बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नहीं दी गई, और ना ही उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई ब्रिटिश ने कोई योगदान दिया। लेकिन उधर हिंदू कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म मिला। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे चल के जब हिंदू नेशनलिज्म जाग उठा तो फिर उन्होंने वो रिवर्स किया। हिंदू नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए उन्होंने मुस्लिम्स के प्रति फेवरेटिज्म दिखाया और पनिश करना शुरू किया हिंदू कम्युनिटी को, ताकि उनके उस नेशनलिस्ट आइडियाज को क्रश डाउन किया जा सके। ठीक है, और लॉस ऑफ सोवरेनिटी, अब इंडियन रूलर्स की अपनी जो ऑटोनॉमस स्थिति थी वो तो पूरी तरह से खो गई और फॉरेन अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, इकोनॉमिक कंसर्न में देखिए, अब देखो इकोनॉमिक पॉजिटिव्स, आउटकम्स और नेगेटिव देख लेते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में रेलवे कंस्ट्रक्ट हुई देश भर में, हमारे यहाँ तो अच्छा है ना, उसने नई मार्केट्स एक्सप्लोर की। ठीक है, और मॉडर्न कम्युनिकेशन ब्रिटिश की वजह से भारत में आया, कॉलोनाइजेशन की वजह से, जिसमें टेलीग्राफ सिस्टम है, पोस्टल सिस्टम है। ठीक है, और करेंसी का यूज हुआ, इसने बेटर मोनेटाइजेशन शुरू किया, और क्रेडिट सिस्टम यानी जो आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश हुए, इसने बेहतर व्यवस्था स्थापित की। और प्लांटेशन एंड कमर्शियल क्रॉप्स, नए क्रॉप्स भारत में आई, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, नील हो गए, इंडिगो, ये सब भारत में इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन अगर इसके नेगेटिव इंपैक्ट पे आऊं तो क्या है, नेगेटिव सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारी हैंडीक्राफ्ट और जो छोटी छोटी उद्योग थे वो सब बर्बाद हो गए, इंडस्ट्रियल गुड्स से हम कंपीट नहीं कर पाए। ठीक है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडिया के रिसोर्सेज को पूरे तरीके से ड्रेन आउट किया गया और वो सब लेके चले गए ब्रिटिश अपने साथ। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा था कि इंडिया का जो पैसा था वो प्रॉफिट्स की तरह रीप करके ब्रिटिश यहां से बाहर लेके जा रहे थे। क्यों? यहां से सस्ते में रॉ मटेरियल खरीदना, ब्रिटेन लेके जाना, वहां से उसके मैन्युफैक्चर गुड्स बनाना, यहां बेचना, जो उसके प्रॉफिट्स वो किसके खाते में, वो चले जाएंगे ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के खाते में। ठीक है, और इसीलिए इंडिया के साथ क्या हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। साथ ही में इंडिया में वो फसलें उगाना जिसको महंगे दाम पे ब्रिटिश दुनिया भर में बेच सके, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप करना, और उससे भी हमारा रिसोर्सेज जो है वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए। हमारी लैंड को भी यूज किया एज रिसोर्स, और बाकी हमारे रिसोर्सेज तो यूज किए ही किए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी, रियोतवारी, महलवारी सिस्टम्स, ये बड़े एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स थे, और इसने किसानों को कर्जे के बोझ में डाला। ये देखो एक नेगेटिव इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट। और बार बार सूखे पड़ने लगे जिससे इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हुई, फेमाइंस, भयंकर सूखे। ठीक है, उसके अलावा कैश क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन, ये सब नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा था, क्योंकि अगर कैश क्रॉप आप उगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, आप नील उगा रहे हैं जमीन पे। आप जहां अनाज उगा सकते थे, लोगों को भूख से मरने से बचा सकते थे, आपने तो वहां पे कॉटन उगाया, नील उगाया, वो इंसान खाएगा थोड़ी ना।
ठीक है ना। नेक्स्ट सोशल एंड कल्चरल। अब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। वेस्टर्न एजुकेशन जो थी ना, उसने क्या किया, अब वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से मॉडर्न साइंसेस भारत में पढ़ाई गई, ठीक है। और एक अच्छा चीज ये थी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट भी उसकी वजह से, क्योंकि लोगों ने अपने अधिकारों को जाना, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप की, है ना। तो नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट्स है वो भी उसी की वजह से उभरे कि भाई हमारे कुछ हक हैं। नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स में ये हुआ और हम किसी से कम नहीं है, व्हाई वी आर ट्रीटेड अनफेयरली, वो सब चीजें जो है ना वो लॉजिकल साइंटिफिक टेम्पर की वजह से हुआ, ठीक है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, अब भारत में समाज सुधार भी इस समय पे आना शुरू हुआ। राजा राम मोहन रॉय ने देखा कि वेस्टर्न वेस्ट में जो लोग हैं वहां बहुत लॉजिकल चीजों को रखते हैं, मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, वहां पर कास्ट सिस्टम जैसे इविल नहीं है, और उसी के जरिए उन्होंने भी अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर चीजें जो है वो प्रपोज की। और ऐसे ही फिर आगे रिफॉर्मर्स ने वेस्टर्न आइडियाज को बेस बना के भारत में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, ठीक है। लिंग्विस्टिक यूनिटी, इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका बन गई पूरे देश की। एक बात आपको बताता हूं, बहुत सारे हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया की जो ऐसी लैंग्वेज जो आज पूरे देश को जोड़ती है दैट इज हिंदी, नहीं है वो। जो ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे देश को जोड़ती है दैट इज इंग्लिश, क्योंकि पूरे देश में हर जगह कुछ ना कुछ नंबर्स में उसे बोलने वाले समझने वाले मिल ही जाते हैं, और हमारे देश के हर कोने में ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो हिंदी नहीं बोलते। तो इसने क्या किया, कम्युनिकेशन अक्रॉस डाइवर्स कल्चर्स उसको आसान बनाया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आउटकम्स थे। अब नेगेटिव में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। ब्रिटिश ने हमेशा भारतीयों को इंफीरियर ट्रीट किया, इंडियंस को। उसके अलावा कल्चरल इंपीरियलिज्म, अब हमेशा वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर बताया गया और इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को पुल डाउन किया गया, आर्ट और नॉलेज सिस्टम्स को भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैकॉले ने कहा था एक बार कि अ गुड पीस ऑफ यूरोपियन लिटरेचर इज बेटर देन ऑल ऑफ द ओरिएंटल लिटरेचर। मतलब ईस्ट में यानी भारत में जितना भी लिटरेचर हर भाषा का है सारा मिला लो, उससे बेहतर सिर्फ एक छोटा सा पीस ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर है। ये बस वो मानसिकता थी जो कह रही थी कि ब्रिटिश लिटरेचर इज सुप्रीम, ठीक है, एंड ब्रिटिश ट्रेडिशन कस्टम लैंग्वेज इज सुप्रीम, ठीक है। और फॉस्टरिंग कम्युनलिज्म, सेंसस किया गया और इसने लोगों को रिलीजन और पॉलिटिकल आधारों पर बांटा। देखो सेंसस किया जाने का मतलब ये था कि उनके रिलीजन आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी एथनिसिटी आइडेंटिफाई की जा सके, और उसके बीच में फिर उनके ऊपर डिवाइड एंड रूल इंपोज किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए ये कम्युनलिज्म को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। जैसे एग्जांपल पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932, वो सब ऐसी चीजें थी जो उन्होंने की आगे चल के, ठीक है जी। यानी कि देखो जब भी कोई आप एस्पेक्ट कवर करेंगे तो उसका थॉरो थ्रू लेंथ उसमें से आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम के आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जब हम ब्रिटिश पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जैसे डिवाइड एंड रूल की, तो उसकी आप अगर पूरी क्रोनोलॉजी समझते हैं तो आप उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें कोट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अदर स्पेसिफिक इंपैक्ट्स बाय यूरोपियन पावर्स, पोर्चुगीज। जैसे अब क्या क्या थे पोर्चुगीज के इंपैक्ट, देखो जैसे कि दे ब्रॉट पोटैटोज टू इंडिया, ठीक है, टमेटोज, चिलीज, पाइनएप्पल, और इंडियन क्विजीन में बहुत बदलाव लेके आए। अब देखो बहुत सारी क्रॉप्स इंडिया आई, ठीक है। ये बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना जो भारत आया यूरोपियंस की वजह से, इसको इसको एक टर्म दिया जाता है, इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं कोलंबियन एक्सचेंज। कोलंबियन एक्सचेंज, क्योंकि इस समय पर बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना अलग अलग कॉन्टिनेंट से इंडिया में आए और इंडिया से अलग अलग दुनिया के हिस्सों में पहुंचे। तो इसी तरीके से बहुत सारी क्रॉप्स भी इंडिया आई। आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस भी देखो, अब आप चाहे गोवा देख लें, पौंडीचेरी देख लें, यहां पर हमें यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। शिमला देख लें, ठीक है, और आइकॉनिक चर्च और अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पॉजिटिव्स हैं वहां का, वो सब जो आर्किटेक्चरल स्टाइल हमारे यहां भी आ गया। नेगेटिव, अब रिलीजियस इंटॉलरेंस जो यूरोपियंस लेके आए ना, जैसे गोवा में पोर्चुगीज ने सारे मंदिर तोड़ डाले, इंटॉलरेंस ही तो था। ब्रिटिश ने भी एक समय तक तो इंटॉलरेंस नहीं दिखाया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने भी
इवेंजेलिकल अपने आइडियाज को इम्पोज करना शुरू किया और भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज को बहुत तेज किया, खास तौर पे ट्राइबल लोगों को बड़ी तेजी से और एग्रेसिवली कन्वर्ट करने की कोशिश की। पायरेसी एंड नेवल डोमिनेंस। अब ब्रिटिश ने ब्रिटिश और यूरोपियंस, खासतौर पे ब्रिटिश ने तो बहुत कम किया ये, लेकिन पायरेसी का सहारा लिया, सी को कंट्रोल किया, ठीक है, खासतौर पे पोर्चुगीज ने ये किया था, ठीक है। अब अगर हम ये देखो देखो हम यहाँ पे ना एक चीज देख लेते हैं कि पर्टिकुलरली पोर्चुगीज का क्या इंपैक्ट था ये सब कुछ लाना, ठीक है ना। पोटैटो, चिली, ओवरऑल में अगर आपको बता दूं तो यूरोपियंस का भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो यूरोपियंस लेके आए, ठीक है। तो जिस तरीके से बहुत सारी क्रॉप्स सिर्फ पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस की, ऐसे बाकी यूरोपियंस ने भी की हैं, ठीक है। और आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस, जैसे गोवा आप देखोगे या दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली देखोगे तो इट इज ऑल पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस, ठीक है। वहीं रिलीजियस इंटॉलरेंस, गोवा में पोर्चुगीज ने सारे मंदिर तोड़ डाले थे और कैथोलिसिज्म ही प्रमोट किया, और साथ ही उन्होंने समुद्र को कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। और ट्रेड मोनोपोली एस्टैब्लिश की, जिससे उन्होंने बाकी के जो हमारे जो आप ये कह लो कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स था जो दूसरे देशों में होने वाला, उसको पूरे तरीके से मोनोपोलाइज कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। अब फ्रेंच ने क्या किया था? फ्रेंच ने तो उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस पौंडीचेरी जैसे शहरों पे पड़ा, ठीक है, वहां के लैंग्वेज और कल्चर पे इन्फ्लुएंस डाला, वहां के आर्किटेक्चर पे इन्फ्लुएंस डाला, और ब्रिटेन के साथ राइवलरी के चलते वो भारत में वॉर्स में भी इंगेज हुए। ये एक नेगेटिव था जिसने उनकी पोजीशन को यहाँ पे कमजोर बनाया और उसकी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। डच 1605 से 1825, उनकी सबसे खास चीज थी उनकी ट्रेड एफिशिएंसी। दे वर वेरी एफिशिएंट ट्रेडर्स, ठीक है। उनकी लॉजिस्टिकल प्रैक्टिसेस, उनका मसालों का ट्रेड, वो उनकी पॉजिटिव थे। लेकिन उनका नेगेटिव चीज क्या थी कि दे वर ओनली फोकस्ड ऑन स्पाइसेस। उन्होंने टेक्सटाइल जैसे गुड्स को इग्नोर किया और बहुत सारे कोस्टल ट्रेड, बहुत सारे दूसरे सामान को जो है उन्होंने इग्नोर किया। बट ब्रिटिश मेड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दोज रिसोर्सेज, तो वो उनसे आगे निकल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजंस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया? ब्रिटिश के इस तरीके से कामयाब हो जाने के कारण क्या थे, ठीक है ना। अब ये आप समझेंगे, देखो इसमें क्या है, फैक्टर क्या है, सुपीरियर नेवल पावर, ये ब्रिटिश वर सुपीरियर नेवल पावर, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ओशन ट्रेड, सी रूट, सब पर कंट्रोल किया और अपने राइवल्स को बिल्कुल अनमैच कर दिया था। एग्जाम्पल, उन्होंने पोर्चुगीज को बैटल ऑफ स्वाली में 1612-13 में हरा दिया था और इसके जरिए पोर्चुगीज डोमिनेंस तोड़ दी थी उन्होंने। उसके अलावा एफिशिएंट ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, आप ये कह सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज था और टैक्सेशन भी उन्होंने बहुत अच्छा इंपोज किया था, डिसिप्लिन मैनेजमेंट थी उनकी, ठीक है। और आगे चल के उन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए भी एक एफिशिएंट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बनाया था, जिसके जरिए उन्हें स्टेबल रेवेन्यू आना शुरू हो गया था, फिक्स्ड स्टेबल रेवेन्यू, ठीक है। मिलिट्री सुप्रीमेसी उनको बाकियों से बेहतर बनाती थी, ठीक है। जैसे तो उनकी फौजी काबिलियत बाकियों से ज्यादा थी। जैसे बैटल ऑफ बेदारा में उन्होंने डच को मार के इंडिया से भगाया, बैटल ऑफ वेंडिवॉश में उन्होंने फ्रेंच को मार के इंडिया से भगाया क्या ऑलमोस्ट, उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस करके फ्रेंच को जाना पड़ा, ठीक है। और डिप्लोमेटिक अलायंसेस जो उन्होंने इंडियन रूलर्स के साथ बनाए वो, ठीक है। तो ये था। और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सब्सिडरी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया, इसने इंडियन रूलर्स को फोर्स किया। यानी कि आप सीधा ये कह सकते हैं कि जो डिप्लोमेटिक अलायंसेस थी ना ब्रिटिश के, उसके जरिए उन्होंने बहुत पॉजिटिव अगर मैं कहूं तो उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश किए, चलो दैट इज गुड। बट नेगेटिव अगर मैं कहूं तो एक चीज है कि उन्होंने इसके जरिए एनेक्सेशन को अपना एक तरीका बनाया और उसके जरिए बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स भी किया, ठीक है। तो और उसके जरिए बहुत सारे इंडियन रूलर्स को फोर्स किया टू होस्ट एंड फंड ब्रिटिश ट्रूप्स, ठीक है। आगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन डिसयूनिटी, अगर आप देखें तो सिंपल ये है कि
इंडिया में ना यूनिटी नहीं थी इंडियन रूलर्स के बीच में, चाहे वो मराठा हो, मैसूर हो, हैदराबाद हो, ठीक है, इन सब में यूनिटी नहीं थी और उसकी उनकी इस डिसयूनिटी का फायदा उठाया ब्रिटिश ने, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंग्लो मैसूर वॉर में हमेशा मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद से मदद ली। एंग्लो मराठा वॉर में भी हमेशा उन्होंने छोटे छोटे रीजनल रूलर से मदद लेके मराठाओं को हराया। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर हम ये कहें तो जो इंडियन ट्रेड से होने वाला प्रॉफिट था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया, और उसके बाद प्लासी और बक्सर की वॉर से जो भी उन्हें पैसा आया था उससे उन्होंने भारत के रिसोर्सेज से ही अपने इंडस्ट्रीज को वहां पे ब्रिटेन में और यूरोप में खड़ा कर दिया, और उसके जरिए फिर भारत के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, क्योंकि यहां से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके लेके जाते, वहां से मशीन गुड्स बनाते और फिर हमें ही लाके बेचते एट रीजनेबली हायर कॉस्ट, ठीक है, अनरीजनेबली हायर कॉस्ट, सॉरी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एंड टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, अब उन्होंने मॉडर्न यूरोपियन आर्टिलरी का यूज किया, और इंडियन कैवेलरी से जो वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, और इंडियन कैवेलरी को भी उन्होंने यूज कर लिया, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिर्फ यूरोपियन तरीके, उन्होंने लोकल इंडियन तरीकों को भी यूज कर लिया, क्योंकि इंडियन राजाओं के साथ अलायंसेस बनाए थे तो उनसे वो भी, और लोकल मिलिट्री एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया। और इससे क्या हुआ, जो कंबाइंड जो आर्मी बनी ब्रिटिश आर्मी, वो इंडियन लोकल एक्सपीरियंस भी होता था उसमें और ब्रिटिश डिसिप्लिन भी होता था, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्टिव साबित हुई। पॉलिटिकल कंसोलिडेशन पॉलिसीज क्या थी, अब डिप्लोमेसी और एनेक्सेशन दोनों का इस्तेमाल किया अपने रीजन्स को एक्सपैंड करने के लिए, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए उन स्टेट्स को एनेक्स किया जिनका कोई लीगल सक्सेसर नहीं था, ठीक है, मेल लीगल सक्सेसर, और तो बेसिकली बिना वॉरफेयर के ही इनके जरिए उन्होंने पॉलिटिकल एनेक्सेशन कर लिया। इंडियन सोल्जर्स का बड़ी संख्या में यूज, इंडियन ट्रूप्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाता था यूरोपियन वॉरफेयर स्टाइल के लिए, और कॉस्ट घटाई जाती थी, क्योंकि अगर यूरोप से सोल्जर्स लाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, और कैजुअलिटीज भी जो है वो कम होती थी, क्योंकि इंडियंस के मरने से कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं था। तो बंगाल आर्मी में अवध और बंगाल से लिए गए बहुत सारे सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी की बैकबोन थे। वीकनेसेस ऑफ अदर यूरोपियन, अब दूसरे जो यूरोपियंस थे ना ब्रिटिश को छोड़ के, डच, फ्रेंच, डेन्स, पोर्चुगीज, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी थी, ठीक है, और साथ ही में वो अडेप्ट नहीं कर पाए लोकल इंडियन सिचुएशंस के साथ, और लॉन्ग टर्म सुप्रीमेसी नहीं एस्टैब्लिश कर पाए, ये रीजन था, ठीक है जी, ठीक है। अब इस पर एक सवाल उठता है, सवाल क्या, कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर बिटवीन 1757 टू 1857 वो क्या था, वॉज इट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, इस पर ना एक डिबेट है पूरा, ठीक है। ऑल्दो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इस पीरियड में जो भी उनकी पॉलिसीज रही, इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम हाईली अनपॉपुलर इन इंडिया, एंड दैट रिजल्टेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बट हमें यहां पर यह भी देखना होगा कि जो उनका जो एक्सपेंशन हुआ था, क्या वो प्लान था, क्या वो इंटेंशनल था, या फिर वो सिर्फ एक्सीडेंटल था, बस होता चला गया, उन्हें भी नहीं पता चला, ठीक है। तो इस पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे एक्सीडेंटल स्कूल कहता है कि भाई ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया वाज अनइंटेंडेड, मतलब पता नहीं था कैसा होगा, बस इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंटल टर्मोइल था उसमें फंसते चले गए ब्रिटिश, और ऐसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता चला गया जिसकी वजह से उन्हें बेनिफिट होता गया, ठीक है, तो वो एक्सीडेंटल कहते हैं, जॉन सीले जैसे लोग, ठीक है। अब इंटेंशनल वाले कौन है, जूडिथ एम ब्राउन, वो कहते हैं जी ब्रिटिश भारत में क्लियर प्लान के साथ आए थे टू क्रिएट अ पावरफुल एम्पायर इन इंडिया, और इसको उन्होंने डिप्लोमेसी, वॉरफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन के जरिए एग्जीक्यूट भी किया 18th सेंचुरी में, ठीक है। और इसको सपोर्ट में वो क्या कहते हैं कि कंपनी ने पहले टेरिटरीज एक्वायर करनी शुरू की, पर लेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक क्लियर कट प्लान के साथ टेरिटरीज एक्वायर की, और एक जो फ्रेज जो फ्लोट किया गया, व्हाइट मैन्स बर्डन, ये एक उनके भारत में जो कॉलोनियल एक्सपेंशन था उसको जस्टिफाई करता था कि भाई
भारत में जो एक्सपेंशन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत के जो इविल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को रेक्टिफाई करने के लिए, उनके जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो अनसिविलाइज्ड फॉर्म है उसको रेक्टिफाई करने के लिए और सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जो है वो ब्रिटिश ये कर रहे हैं। और यहां पे उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाइट मैन्स बर्डन टू 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 मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा और इसीलिए उन्होंने अपने इस कृत्य को, इस कॉलोनाइजेशन को इस तरीके से जस्टिफाई भी किया। ठीक है, चलो जी, डन। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो हम देखेंगे। देखो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, एक बार देखें प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। देखो हम ना इसमें सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आगे के, जैसे मैं आपको फेज वाइज हम जो कवरेज करेंगे, जैसे हम पहले 1757 से 1857 वाला फेज कवर करेंगे क्योंकि उसका इंपैक्ट पड़ता है 1857 रिवोल्ट पे, और उसके बाद फिर ब्रिटिश क्राउन की पॉलिसीज पे। आप कंपनी पीरियड को अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्राउन की पॉलिसीज कैसे ट्रांसफॉर्म हुई वो आपको नहीं पता चलेगा। आप उनके बीच में क्या ट्रांजिशन था, क्या ट्रांसफॉर्मेशन था, उसको नहीं पता लगा पाएंगे, इसलिए वो पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे क्लियरली। देन हम क्योंकि फिर तभी तो आप डिफरेंसेस पहचान पाएंगे ना कि अर्ली पॉलिसीज क्या थी और लेटर ऑन पॉलिसीज क्या थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो क्या तरीका था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, और कैसे क्राउन रूल में वो ट्रांसफॉर्म हुआ, या फिर अगर नहीं हुआ तो उसके क्या रीजंस थे, क्या उसके लिए कोशिश की गई या नहीं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया emerged from combination of superior military organization and strategic exploitation of Indian political fragmentation. Analyze. ऐसा सवाल अगर आपके सामने पेपर में आता है तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे। ठीक है, कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो थी ना वो कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन थी, एक तो सुपीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का और स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉइटेशन जो इंडियन पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का उन्होंने किया उसका। ठीक है, तो पहले तो आप ये बताएंगे कि इस यहां पर एक बैकग्राउंड देंगे कि इसके अंदर कौन कौन एक्टर्स हुए। आप ये बताएंगे कि 18th सेंचुरी इंडिया वाज फ्रेगमेंटेड, वेयर इंडिया वाज फ्रेगमेंटेड इनटू पार्ट्स एंड द पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन मुगल्स, मराठास एंड रीजनल रूलर्स लाइक सिख, मैसूर, हैदराबाद, उनके बीच में ये डिवाइडेड था। And when British entered India, उनके बारे में बताएंगे, they entered India as merchants only and they capitalized on the profits they were reaping out of India from a profitable coastal trade. ठीक है, तो वो आप बताएंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, फिर आप मेन बॉडी में बताएंगे कि देन उन्होंने क्या किया कि अपनी सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एक चीज से कैसे वो बाकियों को डिफीट कर पाए, चाहे वो उनके यूरोपियन काउंटर पार्ट्स हैं चाहे फिर वो इंडियन रूलर्स हैं, तो वो उसके आप रीजंस देंगे मेन बॉडी में। ठीक है जी, और उसके बाद फिर दूसरा पार्ट स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, कैसे उन्होंने इंडियन रूलर्स के बीच में जो डिसयूनिटी थी उसका फायदा उठाया, अलग अलग वॉर्स में जो उन्होंने किया, जो जैसे मैसूर के अगेंस्ट, हैदराबाद से और मराठा से साथ लिया, उसको एक एग्जांपल की तरह आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉइटेशन और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट को कैसे यूटिलाइज किया उन्होंने, कि उन्होंने आइसोलेट करके दोनों को अलग अलग डिफीट किया व्हेन नोबडी वाज हेल्पिंग ईच अदर। तो ये वाला भी एक एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं इस फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है, क्योंकि दो बड़ी पॉलिटिकल पावर्स मुगल एंड मराठास थे एंड नोबडी वाज हेल्पिंग ईच अदर, तो वो भी आप यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन के यस ब्रिटिश कैपिटलाइज्ड ऑन, पहला के सुपीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि दे हैड बेटर डिसिप्लिन। ठीक है, अब उसमें जैसे जब फर्स्ट पार्ट में आप इसको आंसर भी करोगे ना तो उसमें आप ये लिखोगे कि दे हैड बेटर आर्टिलरी, दे हैड बेटर डिसिप्लिन्ड आर्मी। ठीक है, और उन्होंने दे अडेप्टेड टू इंडियन वॉरफेयर टेक्निक्स एंड ऑल्सो दे अडॉप्टेड टू लाइट कैवलरी
मूवमेंट जो भारत में होती थी, हल्की जो घुड़सवार सेनाएं जो मूव करती थी, उनको भी अंग्रेजों ने अडेप्ट कर लिया और अपने जो फाइटिंग स्टाइल में ये सब चीजें इनकलकेट की थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा बाकियों से बेहतर बन गए थे। ठीक है जी। और कंक्लूजन में कि हाँ, इन सब चीजों ने उन्हें भारत में पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट हासिल करने में मदद की, उसको आप कंक्लूजन में लिखेंगे। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा हम जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उस पार्ट में हम ब्रिटिश के एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी, जैसे रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उनको पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इस क्वेश्चन में क्या लिखना है या क्या आप लिख सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। वी विल गिव यू मॉडल आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस आल्सो, कि क्या किए जा सकते हैं, क्या लिखे जा सकते हैं, वो भी। ठीक है। तो ये सेशन आपके लिए ऐसा ये सेशन था हमने रखा जिसके जरिए आप ये सारी सेशन जो भी होंगे इस पूरे प्रोग्राम में, ये जो हमारा ये जो प्रिपरेशन प्रोग्राम है पंजाब पीसीएस मेंस के लिए, तो इस पूरे में ना आप क्या कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक है। आप इस पूरे प्रोग्राम से बहुत फायदा उठा सकते हैं। आप इस पूरे प्रोग्राम के जरिए, जैसे इसमें ना हमने कुछ इनिशिएटिव्स हैं हमारे, मैं आपको बता देता हूँ कि एक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप साथ में अवेल कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर उसके लिए पूरा जो है वो मिल जाएगा कि वहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज और कोर्स अवेल कैसे करना है वो सारा आपको वहां पे डिटेल आपको मिल जाएगा। और हाँ, इस नंबर पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे नंबर भी बता देता हूँ जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, देन आल्सो यू कैन ज्वाइन। ठीक है। क्योंकि अभी ये अर्ली स्टेजेस हैं, अगर अभी भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो शुरुआती क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा। ठीक है। तो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर बात कर सकते हैं आप और इस पूरे कोर्स को हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर आपके साथ आंसर राइटिंग को भी इनकरेज करेंगे। ये जो हमने जो क्वेश्चन आज दिए इनको हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे और किस तरीके से इनको लिखना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। और जी अगले सेशंस में हम ऐसे ही कुछ की कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके आगे का जो आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो आपका और बेटर हो पाए, तो हम वो इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ उनके बीच के जो लिंक्स है ना, जो मिसिंग लिंक्स है, हम वो भी आपके कवर करेंगे। ठीक है। ताकि आप ज्यादा बेटर आंसर लिख पाए, ज्यादा उसके अंदर डेप्थ ऐड कर पाए, वो हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।